हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और हम प्रैक्टिस करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल के साइंस के मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, इसमें फिजिक्स के आपके 10 क्वेश्चन हैं और केमिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन हैं, मतलब कि 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक मिनट, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के आपको 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के आपको 10 क्वेश्चन। ठीक है, सभी का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेके आएँ, किसमें, साइंस के पोर्शन में, एसएससी सीजीएल में। ठीक है, और स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, तो हमें सपोर्ट करें और देखते रहे। यहाँ पे एक भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, सभी क्या है, तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर अगर रखा जाए तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, आप कमरे के कुछ डिग्री ठंडा कर सकता है, आपको इसका रेफ्रिजरेटर का तापमान तक ठंडा कर सकता है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकता है, आप कमरे को ना गर्म करेगा ना ठंडा करेगा। तो जब आप फ्रिज का दरवाज़ा को, जब आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा, मतलब जो फ्रिज जिसको आप बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा को यदि हम खोल के रखते हैं रूम में, तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको ये भ्रम में नहीं रहना है कि यदि हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें तो रूम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिज से डिफरेंट टाइप के गैसेस बाहर निकलते हैं जो कि रूम का टेम्परेचर को क्या कर देगा, जो रूम का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमरा थोड़ा गर्म कर सकता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा। ठीक है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो क्या होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है, एक गिलास है, उस पर पानी रखा हुआ है, पानी है, और पानी में एक बर्फ़ का टुकड़ा है। यदि वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी का स्तर नीचे गिरेगा, पानी का स्तर ऊपर उठेगा, वही रहेगा। नीचे गिरना या उठना पानी के तापमान पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो क्या रहेगा, वही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जल से भरे गिलास तैरता हुआ बर्फ़ के टुकड़े में यदि पिघलता है तो परिणाम आयतन पूर्ववत ही रहता है, मतलब कि आयतन में कोई बदलाव नहीं आता। जो वॉल्यूम होता है उस पर कोई बदलाव नहीं आता है, वॉल्यूम में नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। तो ये आंसर भी याद रखिएगा, ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है, ऊपर नहीं उठेगा, वही रहेगा सेम। ठीक है, पानी में के स्तर पर कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात किया जा रहा है, ईएम वेव का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पराध्वनिक किरण। ठीक है, क्या है ये, पराध्वनिक किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं है, जो कि झारखंड पीसीएस 2021 में पूछा गया था। जो जेपीएससी, जिसको आप 7th to 10th जेपीएससी कहते हैं, ठीक है, उस पर यह सवाल पूछा गया था उस पर पूछा गया था। और ये गामा किरण, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पैराबैग्निक किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला है, दीर्घ रेडियो तरंगे दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है। तो दीर्घ रेडियो तरंगे किससे सतह से परावर्तित होती है, तो ये होती है आयन मंडल से। ये किससे होती है, आयन मंडल से, याद रहेगा, आयन मंडल से, जिसको आप इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी है उसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। और यह मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर ऊंचाई होती है। कितनी होती है, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर, किसका, आयन मंडल का। ठीक है, और बाकी आप बताइएगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई
समताप मंडल की और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। अगला हम देखते हैं कौन सी तरंगे शून्य संचारण नहीं कर सकती है। कौन सी तरंगे शून्य संचारण नहीं कर सकती है। तो कौन सी तरंगे शून्य संचारण नहीं कर सकती है, तो वो ध्वनि से जो है ध्वनि तरंग का संचारण के लिए किसी ना किसी क्या है माध्यम का जरूरत होता है। किसी माध्यम का जरूरत होता है। ये बिना माध्यम का ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, बिना माध्यम का ये ट्रैवल नहीं कर सकता है। बाकी सभी कोई क्या है बिना माध्यम का ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और निर्वात में साउंड अगर आपसे पूछेगा कि निर्वात में साउंड का चाल कितना होता है, निर्वात में साउंड का चाल कितना होता है, आप ये बताइएगा तो कितना होता है, आंसर कीजिएगा निर्वात में साउंड का चाल कितना होता है। तो यहाँ पे कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती, तो वो ध्वनि संचारण नहीं कर सकती है। अगला सवाल है कॉस्मिक किरणों के संबंध निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कॉस्मिक किरणें हैं वो कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, उनकी तरंगें बहुत छोटी होती है। तरंगें का मतलब होता है, तरंगें को आप इंग्लिश में बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, तरंगें का इंग्लिश होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है अगर इसको देखा जाए तो वेवलेंथ को समझने के लिए हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से कोई वेव इस तरह से जा रहा है, वेव जा रहा है, तो यहाँ से इस क्रेस्ट का जो लेंथ होता है दिस इज़ द वेव लेंथ, दिस इज़ द वेव लेंथ। और सेम नीचे में इस ट्रफ से इस ट्रफ का जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं वेव लेंथ। तो बोल रहा है कि उनकी तरंगें बहुत छोटी होती है, मतलब वेवलेंथ बहुत कम होता है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कण से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कॉस्मिक किरणें के कथन कौन सा सही है, तो ये जो नीचे के तीन हैं बी सी और डी ये तीनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है मतलब गलत है इस कथन के सही में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है पारा उच्च आवृत्ति UHF। ठीक है, पारा उच्च आवृत्ति UHF, UHF का मतलब होता है हिंदी में इसका इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी QUENCY अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी साधारण संचारित कहाँ की जाती है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर सी कहाँ की जाती है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। यह आपका राजस्थान PCS में पूछा गया था। ठीक है, RPSC का जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस पर पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसके अलावा UHF के अलावा हम UHF के अलावा और अंतरिक्ष में क्या संचारित किया जाता है, तो UH के अलावा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव्स। ठीक है, एंड माइक्रोवेव्स भी संचारित किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है वो कितना होता है, तो वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम अगला देखते हैं क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गामा किरण, एक्स किरण,
यूवी किरण या दृश्य प्रकाश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एक्स किरण। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्स रेज का यूज करते हैं। ठीक है, किसका? एक्स रेज का यूज करते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल जो है, अगला सवाल है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी को धरातल पर पतित विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? ठीक है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो ओजोन का क्या हुआ, यहाँ लिखा क्यों नहीं रहा है? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3। तो जब इसका अवक्षय होता है तो जो विकिरण है उसका वेवलेंथ कितना होता है ये पूछा गया है। उसका वेवलेंथ कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो उसका वेवलेंथ कितना होता है? तो उसका वेवलेंथ होता है 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। सबसे जो भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम है, याद रहेगा, यूरेनियम। और मैंने पिछला क्लास में ये पूछा था कि यूरेनियम का एस का नाम क्या है? तो यूरेनियम का एस का नाम है पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं फिर से आज पूछ रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यूरेनियम का एस क्या है और क्या है? तो इसे पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। और सब प्राकृतिक का सबसे भारी तत्व, सबसे हैवी एलिमेंट है सब। ठीक है, सबसे हैवी एलिमेंट है नेचर का। इसके बाद आगे हम देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है? तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है? प्लैटिनम है। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु प्लैटिनम है। तो बार बार कलर चेंज हो जा रहा है। सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु प्लैटिनम है। भारी धातु क्या है? तो आपका प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम है। और प्लैटिनम जो है ये गोल्ड से भी लिस्ट रिएक्टिव होता है। ये गोल्ड से भी क्या होता है? लिस्ट रिएक्टिव होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन है आपका, शाब्दिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो कठोर तत्व है वो है हमारा हीरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कठोर तत्व क्या है? हीरा सबसे ज़्यादा कठोर तत्व है। ये कार्बन का ही फॉर्म है। हीरा क्या है? कार्बन का ही फॉर्म है। बहुत हैवी मात्रा में इसमें कार्बन पाए जाता है। इसके बाद 1 मिनट रुकिए। हाँ, निम्नांकित में सबसे कठोरतम धातु क्या है? ठीक है, तो सबसे कठोरतम धातु ये आपको यहाँ पे बताना। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, तो इन 4 के हिसाब से सबसे कठोरतम धातु क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे कठोरतम धातु, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि निम्न में सबसे कठोरतम धातु क्या है। ठीक है, सबसे कठोरतम धातु क्या है। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, मोती का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है,
तो मोती का रासायनिक नाम क्या है? तो मोती का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, मोती का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट है, मोती का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये रहा आपका आज का MCQ। और एक और होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? जो नीलम होता है रूबी, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए मैं इसलिए होमवर्क देता हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा प्रयास कराता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको सर्च कीजिएगा, जिससे आपका माइंड में क्या होगा, आप इसको पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माइंड में पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। तो रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, इस पर आप इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, BPSC में पूछा गया था। ठीक है, BPSC में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और मैं इसी तरह के साइंस के वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपके मैं चाहूँगा कि आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करें, दैट मीन्स 60 आउट ऑफ 60 नंबर आपके आए। ठीक है, मैं यही चाहूँगा आपके लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट नहीं करते हैं, और शेयर और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और झारखंड जीके का भी आज MCQ वाला वीडियो फिर आ जाएगा।